अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में काम का बंटवारा कब से शुरू हुआ होगा। कुछ का मानना है कि वैदिक काल से, कुछ का मानना है उत्तर वैदिक काल से। इस तरीके से हमारे अलग अलग विचार हैं जो काम के बंटवारे को यानी कि श्रम विभाजन को उल्लेखित करते हैं। लेकिन आज हम समझने वाले हैं कि काम का बंटवारा कब कैसे हुआ और ये हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में किस तरीके से हमें एक करने में, हमें मजबूत करने में हमारी हेल्प करता है। मैं आपको आज एक काल्पनिक कहानी सुनाने जा रहा हूं। हम इस वीडियो की स्टार्टिंग इस कहानी से करेंगे। कल्पना कीजिए कि एक जंगल है, पूरा वन है, हम लोग आदिम समाज में जीवित हैं, वहां पे रहते हैं। पूरा एक कबीला है, उस कबीले में 10 लोग निवास करते हैं, 10 अलग अलग लोग। ये 10 अलग अलग लोग, इसमें 5 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। इसमें 5 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। ये अपने दिनचर्या के काम आपस में मिलकर करते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का अभी कोई श्रम विभाजन यानी कि कार्य का बंटवारा नहीं है। इस कार्य को बंटवारे को शुरुआत करने के लिए जो पुरुष और महिलाएं हैं सभी काम साथ में करते हैं, सभी मिलकर शिकार करते हैं, खाना बनाते हैं अपने लिए और खाने को इकट्ठा करते हैं और खाते हैं, साथ में ही रहते हैं। हम मान लेते हैं ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं। ये 10 पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में रहते हैं, जिसमें 5 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। समय बीतता जाता है, ये पुरुष और ये महिलाएं साथ में रहते हैं और साथ ही साथ समय रहते रहते ये महिलाएं, इनमें से कुछ महिलाएं, मान लेते हैं 2 महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो कि एक नेचुरल है कि भाई जो नेचर ने हमें दिया है जिस तरीके से कि भाई हम अपनी जीन को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सहवास करते हैं। अब आगे जाकर के जब ये सभी मिलकर के शिकार करते हैं तो ये नोटिस करते हैं, ये पूरा समूह, पूरा कबीला नोटिस करता है कि भाई जैसे जैसे प्रसव काल नजदीक आता जाता है इन महिलाओं को समस्याएं होती हैं। जैसे अपनी जान बचाने के लिए भागने में समस्या, शिकार करने में समस्या इन महिलाओं को हो रही है। भाई वो नेचुरल है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब उसके लिए ये 10 मिल करके एक समाधान निकालते हैं कि भाई हम एक स्थायी जगह बनाते हैं। तो ये एक जो प्राकृतिक गुफा होती है उसके अंदर अपना निवास बनाते हैं, जिसमें ये महिलाएं रोक दी जाती हैं कि भाई आपके लिए भोजन की व्यवस्था हम करेंगे और आपको यहां पर केवल रहना है। इनकी सुरक्षा के लिए एक जो कबीले का मेंबर है, कबीले का सदस्य है, इसको रोक दिया जाता है कि भाई आप यहीं पर रहेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे जंगली जानवरों से, क्योंकि उस समय डाकू और चोर लुटेरे तो थे नहीं, तो जंगली जानवरों से आप इनकी सुरक्षा करेंगे। धीरे 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 समय बीतता है। ये 2 महिलाओं की डिलीवरी होती है और साथ में ये 2 नन्हे मुन्ने बालकों को जन्म देती हैं। जब ये जन्म देती है तो ये व्यक्ति यहीं पे अपना काम कर रहा है। इसका काम है भाई इनको सुरक्षा प्रोवाइड करना। अब ये 4 व्यक्तियों की सुरक्षा कर रहा है, जिसमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। ये अपना काम करते हैं, भोजन इकट्ठा करके लाते हैं, शिकार करते हैं और ये सभी मिलकर के आपस में बांट लेते हैं और आराम से खाते हैं, आराम से रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। जब 2 महिलाएं अपने प्रसव काल के दौरान गुजरती हैं तो अपनी डिलीवरी करती हैं तो 2 बच्चे जन्म लेते हैं। अब समय बीतता है, ये बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लगभग 5 से 6 साल के। अब ये चाचा जी खाली बैठे हुए हैं। अब ये सोचते हैं लाओ यार, अब शिकारी तो थे ही ये। अब ये क्या करते हैं, इन बच्चों को, ये जो 2 बच्चे हैं, इन बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाते हैं। एक शाम होती है जब ये सभी 12 लोग, भाई 5 पुरुष 5 महिलाएं और 2 बालक या बालिकाएं, ये आपस में बैठे होते हैं। ये 2 बच्चे आते हैं और एक जो इन्होंने छोटे छोटे धनुष बाण बनाए होते हैं, उन धनुष बाणों से ये किसी चीज को मारने लगते हैं। जितने में ये 5 कहते हैं, जो पुरुष होते हैं जो शिकार करने जाया करते थे, ये कहते हैं कि नहीं, आपसे नहीं होगा।
बट ये दो बच्चे उस चीज को कर दिखाते। क्यों करके दिखाते? क्योंकि इनको इनके समूह के सदस्य ने ट्रेंड किया, इनको परीक्षित किया। इन्होंने अपने जो धनुष थे उससे तीर चलाना सिखाया और इनको एक अच्छा कुशल शिकारी बनाने में मदद करी। जब ये देखते तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार एक काम करते हैं ना, इस समूह में, इस कबीले में जितने भी बालक पैदा होंगे, बालक या बालिकाएं पैदा होंगी, उनको आप ट्रेंड करिएगा। इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम ट्रेंड कर देंगे। अब अब इनको काम मिल गया बच्चों को ट्रेन करने का, तीर कमान चलाना सिखाना और शिकार करना सिखाना, चीजों को पहचानना, आयुर्वेदिक पौधों को पहचानना। अब दूसरे व्यक्ति को काम दे दिया जाता है इनकी जगह पे सिक्योरिटी का। अब देखिए किस तरीके से काम का बंटवारा हो गया। एक शिक्षक बन चुका है, दूसरा गार्ड बन चुका है, और महिलाएं जो ये घर रह रही थी, गुफा के अंदर रह रही थी, अपने निवास में रह रही थी, ये भी खाली नहीं बैठी थी। ये दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाती होंगी। ये क्या करती होंगी? अपने आसपास के जितना भी एरिया होगा उसमें से जो फल होते होंगे उनको बीन लेना, उनको इकट्ठा कर लेना और बीजों को बीन लेना। जिस दिन इन पुरुषों को कम शिकार मिलता होगा, जिससे इनके कबीले का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, उस दिन इनका भाई भोजन भी काम आता होगा जो महिलाओं ने इकट्ठा करा। अब इस कबीले को क्या लगता है कि यार ये वाली व्यवस्था सही है। तो ये क्या देख रहे हैं हम इस पूरी जर्नी के अंदर? क्या हो रहा है? ये हो रहा है काम का बंटवारा। पुरुष चला गया बाहर शिकार करने, महिलाएं चली गई घर में हेल्प करने। एक शिक्षक बन गया जो बच्चों को प्रशिक्षित कर रहा है, एक गार्ड बन गया, भाई आपकी सुरक्षा के लिए हम तैनात हैं। क्या हो रहा है? ये हो रहा है श्रम विभाजन, यानी कि काम का बंटवारा। इसी को हम समझेंगे। लेकिन एमिल दुर्किम जो कि फ्रांस के निवासी थे, फ्रांस के समाजशास्त्री थे, उनके परिप्रेक्ष्य में सन 1893 यानी कि 1893 के अंदर एमिल दुर्किम एक बुक पब्लिश करवाते हैं जिसका नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में कार्य का बंटवारा। जब ये बुक छापते हैं तो ये किस लिए छापते हैं? इन्होंने एक चीज पढ़ी थी कि एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ एक बात कहते हैं कि भाई जब समाज में कार्य का बंटवारा होता है तो उस काम में दक्षता आ जाती है, उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई? जब एक काम अलग अलग व्यक्ति करेंगे, जब एक ही काम एक अलग अलग व्यक्ति करेंगे तो वो ज्यादा तेजी से हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक जूते की फैक्ट्री है, एक व्यक्ति उसका अपर पार्ट बना रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका सोल बना रहा है, तीसरा व्यक्ति उसके लेस बना रहा है, चौथा व्यक्ति उसको असेंबल कर रहा है। इस तरीके से कार्य ज्यादा होगा। एडम स्मिथ ने यह थ्योरी दी। अब उन्होंने ये वाली थ्योरी क्यों दी? ये थ्योरी इसलिए दी क्योंकि एडम स्मिथ जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे, वो चीजों को अपने आर्थिक नजरिए से देख रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके की एक थ्योरी दी। लेकिन समय बीतता है, कालखंड बीतता है, तो समाज में आते हैं हमारे एमिल दुर्किम फ्रांस के। जब वो ये बुक लिखते हैं तो वो उसमें साबित करते हैं एमिल दुर्किम कि समाज में जो कार्य का बंटवारा है यानी कि श्रम विभाजन है वो किस तरीके से समाज में एकता, मजबूती और समाज को एक करने का कार्य करता है। तो एमिल दुर्किम साहब हमारे समझाते हैं कि ये जो नियम है, ये कार्य का बंटवारा केवल दक्षता नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य का मतलब है कि किसी चीज के भौतिक नियम, किसी चीज के समाज के हमारे नियम। तो सामाजिक जो नियम हैं, जो हमारे सामाजिक नियम हैं, ये सामाजिक नियमों का एक हिस्सा है। जो कार्य का बंटवारा है, जो कार्य का बंटवारा है, ये सामाजिक नियम है। ये कैसे नियम है? ये बाहरी नियम है। ये व्यक्ति के अस्तित्व से पहले है, व्यक्ति के अस्तित्व से पहले। यानी कि ये जो नियम है
ये जो काम का बंटवारा है ये आपके और मेरे दोनों के जन्म से पहले ही थे। इवन आपके पिताजी और मेरे पिताजी के जन्म से पहले थे, वरन आपके दादाजी मेरे दादाजी के जन्म से पहले थे। यानी कि ये चीजें समाज में पहले से ही मौजूद थी। ये नियम कैसे होते हैं? ये नियम होते हैं दबावकारी। अब दबावकारी नियम का मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अगर कार्य नहीं करूंगा, भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करूंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिल पाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। जब ये भोजन और शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो मुझे एक डर लगा रहेगा कि यार समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, कानून क्या सोचेगा। इस तरीके की धारणाएं मेरे अंदर पनपेंगी। जब मेरे अंदर पनपेंगी इस तरीके की धारणाएं, तो मेरे ऊपर वो दबाव बनाएंगी। जब वो दबाव बनाएंगी तो मैं उस काम को करने के लिए आतुर रहूंगा। तीसरी चीज, ये जो नियम है ये स्वतंत्र होते हैं। ये जो नियम होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको चाहे अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन ये नियम अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनको कोई नहीं बदल सकता, ना तो आप ना ही मैं। अगर आप अकेले चाहें कि यार नहीं ये नियम बदल लेते हैं, हम विवाह के एक एग्जांपल ले लीजिए, हम विवाह के नियम बदल लेते हैं, तो क्या आप अकेले बदल सकते हैं? भाई जो विवाह का नियम है कि भाई जो रूल्स बना दिए गए कि या तो समाज की परमिशन से हो रही है शादी, तो भाई 7 फेरे लेकर के होगा, या किसी और रिलीजन में तो उस रिलीजन ने एक नियम बनाया भाई निकाह पढ़ करके होगा या गुरुद्वारे में जाकर के होगा, है ना। तो हर एक समाज ने, हर एक सोसाइटी ने अपने नियम बनाए हैं, उस समाज ने नियम बनाए हैं जो अपने आप में एक स्वतंत्र हैं। जैसे भारत के कानून ने नियम बनाया कि भाई आप कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये नियम आपके अपने अकेले चाहने से कुछ नहीं हो सकते। क्या आप इस विवाह के नियम को बदल सकते हैं? दूसरा एग्जांपल, समाज ने होने वाले प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी उसके माता और पिता पर दी है कि भाई जो भी बच्चा बालक या बालिका पैदा होगी हमारे समाज में, उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके माता पिता। क्या इस जिम्मेदारी को आप बदल सकते हैं? आप ये कह सकते हैं नहीं 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 भाई पैदा होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, कोई और लेगा। क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं है ये पॉसिबल। तो ये नियम अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, इधर वो व्यक्तियों को अंदाजा लगाते हैं। नहीं, ये नियमों की विशेषताएं हैं कि ये नियम जो है स्वतंत्र होते हैं, दबावकारी होते हैं, और ये बाहरी होते हैं, यानी कि बाह्य होते हैं। ये आपके मेरे जन्म से पूर्व के हैं। ये सामान्य नियम होते हैं। सामान्य यानी कि सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। भाई जितना मेरे पे कार्य कर रहे हैं ये नियम, उतने ही आपके ऊपर और उतने ही मेरे पिताजी के ऊपर भी ये नियम कार्य करते हैं। तो ये नियमों की विशेषता है जो हमारे समाज में बने हैं, जो संबंध रखते हैं श्रम विभाजन से। जो संबंध रखते हैं श्रम विभाजन से। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से श्रम विभाजन बनता है हमारे समाज में। भाई एक तो ये एकता पैदा करता है, सोसाइटी के अंदर एकता पैदा करता है। कैसे एकता पैदा करता है? ये कहता है कि भाई देखिए, जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य हो रहा होगा तो उसमें सब पूरा समाज एक होकर के रहेगा। कैसे रहेगा एक होकर के? भाई भोजन के लिए आपकी डिपेंडेंसी किस पे है? भाई किसान पे। किसान अपना सामान कैसे बेचेगा? भाई ब्रोकर के जरिए मंडी में लेकर जाएगा, वहां बेचेगा। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के जरिए वो आपके शहरों तक आएगा, शहर से दुकानों तक पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से आपके घर तक आएगा, वो भी एक डिलीवरी बॉय लेकर के आएगा, या तो फिर आप जाएंगे उस दुकान पे करने के लिए। अब वो लेकर कैसे आएंगे? जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कैसे होगा? जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा या अपना बिजनेस किया होगा, आपने भी किसी को सर्विस दी होगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक ट्रैप, श्रम विभाजन बन जाता है, एक काम का बंटवारा बन जाता है। किसान ने अपना काम किया था, ब्रोकर ने अपना काम किया था,
जो ट्रांसपोर्ट टीम थी उसने अपना काम कर दिया था, ड्राइवर ने अपना काम किया था, दुकानदार ने अपना काम किया था, डिलीवरी बॉय ने अपना काम, इन सब ने काम को बंटवारा कर दिया, बांट दिया और आप तक भोजन आसानी से पहुंच गया। अगर ये सब बिखर जाएं, भाई समाज में एकता पैदा करी ना इसने, समाज को एक साथ बांध कर रखा ना भाई किसी भी एक वस्तु के लिए, और समाज को एक बनाने में उसकी सहायता करी, उसकी मदद करी। क्षमा चाहूंगा। तो ये कब होता है? जब जनसंख्या बढ़ती है समाज में, कभी भी जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने पर लोगों में भाई संसाधनों के लिए, संसाधनों को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी संसाधन को लेने की तीव्र इच्छा विकसित होगी और उनमें अंतःक्रिया बढ़ेगी। अब सोचिए किसी समाज में 100 लोग हैं, किसी कंट्री के अंदर 100 लोग हैं, वो 100 लोग आपस में अंतःक्रिया करेंगे, अंतःक्रिया मतलब आपस में लेन देन करेंगे, उनके किसी ना किसी तरीके से श्रम विभाजन के जरिए आपसी संबंध बने होंगे। अब किसी कंट्री में 500 लोग हैं, अब वो 500 लोग अंतःक्रिया कर रहे होंगे, लेकिन अंतःक्रिया कैसे कर रहे होंगे? जो संसाधन है उसके लिए उनमें झगड़ा पैदा हो जाएगा। अगर ये श्रम विभाजन नहीं होगा तो उनमें ये चीज पैदा हो जाएगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग संसाधन पाने की इच्छा रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में कम जनसंख्या हैगी। जब यूरोप में कम जनसंख्या हैगी तो यूरोप में संसाधन ज्यादा हैं और लोगों की संख्या कम है, यानी कि संसाधन ज्यादा और लोग लेने वाले कम, तो उधर इतना झगड़ा नहीं होता। वहीं अगर भारत और चाइना जैसे देशों में आ जाएं तो यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा और संसाधन कम। अब उन संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा बनी रहती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कोविड का समय, जनसंख्या ज्यादा थी लेकिन संसाधनों को पाने की इच्छा जो थी वो लोगों में ज्यादा थी, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पास सामान का स्टॉक करने लग रहे। तो इससे क्या होता है? इससे संघर्ष पैदा होता है हमारे सोसाइटी के अंदर, और इसको सॉल्व करने के लिए, अस्तित्व के लिए संघर्ष पैदा हो जाता है। क्योंकि भाई अगर उसे संसाधन नहीं मिले तो मृत्यु निश्चित, भाई भोजन नहीं मिला तो मर जाएगा इंसान। तो इसको बनाए रखने के लिए समाज हमारा खुद अपना सॉल्यूशन कैसे निकालता है? एक एग्जाम्पल के जरिए हम एक चीज को समझेंगे। एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक गांव है, गांव में 100 लोग रहते हैं, ये 100 लोग खेती करते हैं। अगर ये 100 के 100 लोग केवल खेती ही करेंगे, सोचिए भूमि पर अत्यधिक दबाव बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये 100 लोग क्या सॉल्यूशन निकालते हैं कि यार कार्य का बंटवारा कर लेते हैं। भाई 10 लोग, जो 10 लोग हैं वो कृषि कर लेते हैं, 5 लोग जो हैं वो लोहार का काम कर लेते हैं, भाई 5 लोग मंडी में सामान बेचने का काम कर लेते हैं, है ना, और 5 लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं। इस तरीके से ये आराम से अपना कार्य का बंटवारा कर लेते हैं। और जब कार्य का बंटवारा करते हैं तो इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से हो जाता है। तो ये क्या होता है? शांतिपूर्ण समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि श्रम विभाजन जो है, कार्य का बंटवारा जो है वो ऑटोमेटिकली हो गया। क्योंकि अगर सारे के सारे लोग एक ही चीज पे दबाव डाल देंगे तो एक तो उनकी बाकी की जरूरतें रुक जाएंगी, भाई बाकी की, क्योंकि कृषि करने के लिए भी हल चाहिए, हल के लिए लोहार चाहिए। अब लोहार है नहीं बाजार में, जब मार्केट के अंदर लोहार ही नहीं है तो कैसे हल आएगा? और जब हल नहीं आएगा तो इंसान पारंपरिक खेती में ही जुड़ा रहेगा, नई टेक्नोलॉजी, नया समाज हमारे पास विकसित नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से जो एमिल दुर्खीम है, ये 2 प्रकार की एकता बताते हैं कि हमारे समाज में 2 प्रकार की एकता होती है। एक होता है यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता क्या होती है? ये पाई जाती है हमेशा सरल समाजों में, आदिवासी समाजों में, आदिम समाजों में, जहां पर सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के रहा करते थे। उनकी निर्भरता एक दूसरे पर ज्यादा हुआ करती थी और साथ ही साथ जो उनके वैल्यूज होती थी, सोसाइटी की वैल्यूज होती थी, वो एक ही जैसी होती थी। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदिवासी समाज है जिसके अंदर उनकी सभी की वैल्यू, सोशल वैल्यूज, जो सामाजिक मूल्य हैं वो एक जैसे हैं। तो अगर उसमें कोई एक व्यक्ति
उनके कुल देवता का अपमान करेगा तो वो किसको, पूरा का पूरे समाज, उस पूरी के पूरे कबीले को ही बुरा लगेगा। वो पूरा का पूरा कबीला क्या करेगा, वो पूरा का पूरा कबीला उस व्यक्ति को या तो दंड देगा या कबीले से निष्कासित कर देगा कि भाई चल भाई बाहर निकल अब, है ना, या फिर उसे मृत्युदंड दे देगा, है ना। इस तरीके का कोई ना कोई, ये क्या पैदा करता है, ये एक बदले की भावना पैदा कर रहा है कि आपने हमारे कुल देवता के लिए इस तरीके की एक्टिविटी करी, इस तरीके का काम करा, आपने इस तरीके से उन्हें अभद्र शब्द कहे, अब हम आपके लिए ये करेंगे। तो ये समाज क्या कर रहा है, ये समाज जो है एक बदले की भावना पैदा कर रहा है, जिसकी पूरी की पूरी टोटल जीवन शैली एक है। आप देख सकते हैं नोट्स में भी कि जो सरल समाज है आदिम समाजों में पाया जाता है, ये वाली एकता आदिम समाजों में पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग, जो हमने काल्पनिक कहानी ली थी, उसके अंदर क्या हो रहा था भाई, पूरा का पूरा जो कबीला है, पूरे के पूरे लोग हैं, एक ही काम कर भाई, शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, दैट्स इट, और कोई काम ही नहीं है ना, इकोनॉमिकली और कोई काम नहीं है। जिस समाज का जो, इस एकता का जो आधार होता है, इस एकता का आधार क्या होता है, समानता, है ना भाई, सभी लोग एक जैसे होते हैं। अब हमारी स्टार्टिंग की जो कहानी में सभी लोग एक जैसे थे भाई, क्या उसमें वर्ग था, कोई अमीर कोई गरीब ऐसा था, कोई कास्टिज्म था, नहीं, जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक ही कैटेगरी के थे, वो वन में रहा करते थे और अपना शिकार किया करते, उनकी वैल्यूज भी एक जैसी थी, समान मूल्य थे, है ना, समान उनकी विचारधारा हुआ करती थी, जो चीज एक को बुरी लगी वो पूरे समाज को ही उसके बुरी लगेगी, उनकी एक जैसी भूमिकाएं थी, ठीक है ना। पारिवारिक भूमिका की बात नहीं कर रहा मैं, सोशल भूमिका की बात कर रहा हूं, सोसाइटी में जो भूमिका होती है इंसान की उसकी बात कर रहा हूं भाई, उनकी भूमिका और उनकी जीवन शैली एक ही जैसी थी भाई, शिकार करते थे, खाना खाते थे, ये उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली थी। और अगर देखो हमारी उस कहानी के अंदर दो महिलाओं को प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो सामूहिक चेतना, उस पूरे समूह में एक चेतना जागती है, वो पूरा समूह मिलकर के आइडिया निकालता है, और जो वो उन्होंने टीचर बनाया था जिसको भाई प्रशिक्षण के लिए और सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो पूरे समूह ने मिलकर के, आपने पुराने सिनेमाओं में भी देखा होगा कि अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो पूरा का पूरा कबीला मिल करके ही लिया करता था, उस डिसीजन का जो जिम्मेदार होता था वो पूरा का पूरा कबीला हुआ करता था। और इस एकता में कानून व्यवस्था कैसी होती है, कानून व्यवस्था होती है दमनकारी। मैंने बताया था ना आपको कि कानून व्यवस्था कैसी होगी भाई, बदला लेने की, कि भाई आपने हमारे कुल देवता के खिलाफ ऐसा कहा, हम आपको सजा देंगे और आपको इस कबीले से बाहर किया जा रहा है या आपको मृत्युदंड दिया जा रहा है। तो इस तरीके के चीजें होती थी जहां पर हमें यांत्रिक एकता मिलती है। और यांत्रिक एकता कहां मिलती है, आदिम और सरल समाजों में, जहां पे इजी सब कुछ चीजें हो जाती है। दुर्खिम ने दो प्रकार के कानून बताए हैं, या तो दमनकारी होगा या प्रतिकारी होगा, है ना। अब दमनकारी क्या होता है, चीजों का दमन कर देना, और प्रतिकारी किसी चीज का प्रतिकार लेना। दूसरी होती है साव्यवी एकता। साव्यवी एकता क्या कहती है, यह अक्सर करके आधुनिक समाजों में पाई जाती है। साव्यवी एकता कहां पाई जाती है, आधुनिक जटिल और औद्योगिक समाजों में, यानी कि वर्तमान समाज में हमारे कौन सी एकता है, साव्यवी एकता। यह हमारे समाज में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसका आधार होता है भिन्नता और पारस्परिक निर्भरता, हमारी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर होती है। जो हमारी कहानी में पूरा कबीला था स्टार्टिंग में, उसकी डिपेंडेंसी किस पर थी, नेचर के ऊपर। भाई वो नेचर जब तक बनी रहेगी वो अपना शिकार करते रहेंगे, भोजन करते रहेंगे, खाना इकट्ठा करते रहेंगे। लेकिन हमारी साव्यवी एकता में, आधुनिक समाज में, भाई जो जटिल समाज है, औद्योगिक समाज है, उसके अंदर भिन्नता कैसी हो गई, जो सोसाइटी का जो मेन बेस है, आधार है, वो निर्भरता पे चला गया। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए आप भविष्य में जब डीएम बनेंगे, आपको खेती नहीं आती है, आप खेती नहीं कर सकते हैं, आपकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, किसान के ऊपर। अब ऐसी कौन सी मशीन है जो गेहूं को पैदा करती है, नहीं होता ना भाई, वो होगा जमीन से ही। तो उसके लिए किसान का होना जरूरी है। अब किसान होगा तो बीजों का होना जरूरी है, बीज होंगे तो भाई खाद, बाकी सब चीजों का, उनके औजारों का जो इस्तेमाल किए जाते हैं कृषि में, उनका होना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे तो आधुनिक समाज के अंदर साव्यवी एकता नहीं हो पाएगी।
पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है इस समाज के अंदर। व्यक्ति अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं, है ना, अच्छा खासा फ्रीडम होता है। भाई देखिए, आपको अगर कोई कार्य करना है, मान लीजिए आपको कोई काम करना है, तो उसकी डिपेंडेंसी कबीले पर नहीं होगी, आपकी बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती है। अब देखिए, कंपैरिजन हमेशा कीजिएगा कि जो हमने कहानी सुनाई थी आदिम समाज की और वर्तमान समाज में, आप जहां पर हैं हरियाणा में या और भी स्टेटों के अंदर एक मतभेद चलता है कि एक ही गोत्र के यदि दो व्यक्ति हैं, पुरुष और महिला दोनों हैं एक ही सेम गोत्र में, तो विवाह नहीं होंगे, शादियां नहीं होंगी। और जब शादियां नहीं होंगी, है ना, तो समाज वो पारंपरिक रूप से चलता है। तो लेकिन क्या वो चीज आज के समय में आप कर सकते हैं? अत्यधिक स्वतंत्रता का मतलब क्या? अगर ये चीज पुराने टाइम पे हो रही होती, आदिम समाज में हो रही होती, तो वो समाज विवाह नहीं कर सकता था। अगर उस समाज ने कह दिया कि भाई एक ये कबीला है, एक ये कबीला है, भाई इससे हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, हम जो है तीसरे से अपने वैवाहिक संबंध बनाएंगे। जब इनसे वैवाहिक संबंध आप बनाएंगे तो यह हो गया आदिम समाज। तो इसमें इस कबीले या इस कबीले में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो सभी एक दूसरे में आपसी संबंध नहीं बनाएंगे। अगर बन गए, मान लो लड़का लड़की में आपसी में प्रेम संबंध बन गए, तो दोनों में वॉर हो जाएगी, युद्ध छिड़ जाएगा। इसका वर्तमान समय में एग्जांपल है गोत्र व्यवस्था, जो हमारे उत्तर भारत के कई राज्यों में पाई जाती है। लेकिन अब आप रह रहे हैं मेट्रो सिटी में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, इन शहरों में रह रहे हैं। अब चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सेम गोत्र का हो, तो क्या वो विवाह रुक सकता है? नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि वो समाज में सावयवी एकता है, और वो समाज सावयवी एकता है, वो समाज जो है वो एक आधुनिक समाज है। अब यहां पर आधुनिक समाज में जो हमारी कानून व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? वो प्रतिकारी या प्रतिपूरक, यानी कि सुधारात्मक होती है। भाई यदि किसी से कोई क्राइम हुआ, तो बदले की भावना से नहीं होती, उसको सजा जो दी जाएगी वो बदले की भावना से सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि किस वजह से दी जाएगी? जो सावयवी एकता है कि समाज में सुधार हो सके, ज्यादा से ज्यादा सुधार हो। तो सावयवी एकता जहां पर मिलेगी वहां पर सुधारात्मक कानून होंगे। क्या कभी आपने यह चीज सुनी है कि किसी बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया गलती से, या जाने में या अनजाने में, उसके पूरे परिवार को सजा दे दी गई? लेकिन आदिम समाजों में हुआ करता था, भाई पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद, उससे बोलचाल बंद, उसका राशन पानी बंद, यानी कि उससे बिल्कुल उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा, अलगाव पैदा कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के समाज में हमारे कानून पाए जाते थे, जहां पर सावयवी एकता होती है, जो वर्तमान समय में है, और जो सरल समाजों में है वहां पे हमारी अलग व्यवस्था पाई जाती है। दोनों में हम डिफरेंस भी देख सकते हैं कि समाजों का प्रकार कैसा होता है। भाई यांत्रिक एकता जहां होगी वहां आदिम और सरल समाज पाया जाएगा, जहां पे सावयवी एकता होगी वहां आधुनिक और जटिल समाज पाएगा। जैसा वर्तमान समय आपके आज से 200 साल पहले वो सरल समाज हुआ करता, जो गांव देहातों में हो रहा था, जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, वो सरल समाज था, है ना, आदिम समाज था। आदमी वन में रह रहा था, कुछ लोग भाई जो ठीक है कुछ लोग गांव में भी रह रहे थे, लेकिन ट्राइब्स भी तो थी हमारे समाज में जो आज भी वनों में रह रही हैं। और एकता का आधार क्या होता है? समानता। सभी लोग इक्वल होते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। जैसे मैंने आपको उस काल्पनिक कहानी में बताया कि भाई कबीले के वो 10 के 10 लोग, इवन जो 2 बाद में जन्म लिया जिन्होंने, वो 2 भी सभी बराबर थे। और पारस्परिक निर्भरता कहां पाई जाती है? सावयवी एकता के अंदर, की जहां पे हमारा आधुनिक समाज होता है वहां पर हमारी सावयवी एकता पाई जाती है। और कानून व्यवस्था कैसी होती है? दमनकारी। ठीक है, बदले की एक भावना होती है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, कि भाई इस व्यक्ति ने, जैसे मैंने आपको अभी 2 कबीलों का एग्जांपल दिया कि कबीला ए कबीला बी दोनों में आपसी प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध नहीं बन सकते हैं, तो
क्या होगा अगर हो भी गए तो दोनों में आपस में वॉर हो जाएगी कि तुमने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, उस पूरे गांव को नष्ट कर दिया जाएगा, उस पूरे कबीले को नष्ट कर दिया जाएगा। क्या वर्तमान समय में ऐसा होता है? नहीं, वर्तमान समय में उसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी जिसने क्राइम किया होगा। अरे यार, यूपी के उसमें इलेक्शन में मत जाओ कि भाई बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर ठीक है, वो एक अलग चीज है, बट कानून में ऐसा कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं कहता कि भाई अगर किसी एक ने क्राइम करा उसका घर गिरा दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। इस चक्कर में मत पड़ो, है ना। पॉलिटिकली ये सब चीजें है, अपने एग्जाम पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो प्रतिकारी कानून भाई ये हमारे आधुनिक समाजों में पाया जाता है, सुधारात्मक चीजें, है ना। सुधार भाई कि हमें उस व्यक्ति को सुधार करना है। अब मान लीजिए किसी माइनर बच्चा है, नाबालिग बच्चा, उससे कोई क्राइम हो गया तो देखते नहीं, हम उसे कड़ी सजा नहीं देते, हम उसे भेजते हैं गृह सुधार में ताकि वो कुछ अच्छा काम कर सके और अपने आगे का भविष्य बना सके। और बड़े लोगों को भी, जो बालिग होते हैं, उन्हें भी हम सब जब जेल में भेजा जाता है तो उन्हें काम सिखाया जाता है कि जब वापस जेल से आए तो समाज की मुख्य धारा में वो चल सके, ना कि वो दोबारा से इस क्राइम को करे और जेल में वापस आए। सामूहिक चेतना कैसी होती है भाई? समूह की जो चेतना होती है, समूह का जो एकता होती है, वो कैसी होती है? ये अधिक प्रबल होती है। जो व्यक्ति एक बात सोच रहा है वो पूरा समाज सोच रहा है, पूरी सोसाइटी सोच रही है। यहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, ठीक है ना भाई। आपका अपना पर्सनल मैटर है, ये कह दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था आदिम समाजों में? नहीं, ये पूरे कुल की बात है, पूरे समूह की बात है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस पाया जाता है। अब देखते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल भी, इसे आप केस स्टडी के रूप में भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आदिम जनजाति या कृषक गांव, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है मैंने आपको जो समझाए, है ना। वही वो खेती करते हैं, शिकार करते हैं, है ना, निर्माण कार्य करते हैं। जैसे निर्माण कार्य, जैसे भाई लोहे का सामान बनाना, रजाई गद्दे, मतलब जो मानवीय चीजों की जरूरतें होती हैं उनको वो निर्माण कर रहे होते हैं। कोई हाईफाई इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं होता कि पार्ले जी का बिस्किट बन रहा है मशीनों से, है ना, या फिर शक्ति भोग आटा बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। कैसा हो रहा था भाई? खेती करके गेहूं उगाया जाता था, उस गेहूं से भाई पारंपरिक रूप से जो घर की महिलाएं होती थी वो आटा बनाती थी भाई, गेहूं को पीसती थी और आटा तैयार करती थी और उससे अपना भोजन करती थी। तो इस तरीके से ये पारंपरिक समाज होता है। अब आधुनिक समाज में क्या होता है भाई? हाईफाई टेक्नोलॉजी होती है, स्कूल, कॉलेज, लैबोरेटरीज, ये सब चीजें होती हैं, है ना। आदमी भाई सिस्टम पे खटाखट 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 काम कर रहा होता है ना। तो ये चीजें चल रही होती हैं, दोनों में ये अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि एमिल दुर्खिम ने ये हमें वर्ड दिए कि प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता क्या होती है कि तीव्र समाज परिवर्तन, आर्थिक संकट के दौरान समाज में नियमहीनता या नैतिक पतन की स्थिति आ जाती है। ये चीजें कब बदलती हैं? ये चीजें कब बदलती हैं हमारे समाज में भाई? अगर हमारी सोसाइटी के अंदर एकदम से कोई आर्थिक संकट आ जाए, जैसा कोविड के टाइम पर हो गया। कोविड के टाइम पर हो गया कि भाई रूल ये कहता था, समाज का, सोसाइटी का नियम ये कहता था कि भाई आप अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, आप इस काम को करेंगे। लेकिन आप वो काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि गवर्नमेंट ने लगाया लॉकडाउन। तो इससे ये जो नियम है, ये जो सामाजिक तथ्य है, ये प्रभावित हुआ। इसे ही कहते हैं प्रतिमानहीनता, सामाजिक आकारिकी, है ना। इसमें क्या होता है? समाज के भौतिक संरचनात्मक अंग जैसे जनसंख्या है और जनसंख्या का वितरण और संचार व्यवस्था बहुत ज्यादा हो जाती है। गतिशील घनत्व, भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनमें आपसी संचार, आपसी अंतःक्रिया बहुत ज्यादा होगी भाई। अगर एकदम से पॉपुलेशन उठेगी तो एकदम से उन चीजों को, संसाधनों को पाने की इच्छा सब में ज्यादा से ज्यादा होगी। सामूहिक उत्साह, इसे आप अक्सर करके कहां देखेंगे? सोचिए, आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं और स्टेडियम में आप इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए सभी इंडियंस जो होंगे वो हूटिंग करेंगे एकदम से। तो वो क्या है? आपकी पूरी इंडियन कम्युनिटी, वो पूरा हो गया समूह, उसके अंदर एक उत्साह है कि हाँ भाई हम पाकिस्तान से जीत के रहेंगे। तो वही चीज कह रहे हैं कि समूह के एक साथ आने पर
समूह के एक साथ आने पर, पूरे इंडियंस के एक साथ आने पर उत्पन्न होने वाली तेजी से तीव्र सामाजिक ऊर्जा। भाई आपके अंदर एक एनर्जी जाग गई ना कि यार इंडियन टीम खेल रही है और हम जीतेंगे पाकिस्तान से। तो इस तरीके के श्रम विभाजन के ये असामान्य रूप है। विसंगति जो मैंने आपको बताया कि श्रम विभाजन कब प्रभावित होता है, जो अभी हमने चार हमने रूप देखे यहां पर, ये इस तरीके से प्रभावित होता है कि जब कभी भी बाजार या आर्थिक स्थिति अनियंत्रित हो जाए, जैसे कोविड के समय में हुई। बलात् होता है जबरदस्ती। अब बलात् में कैसे जबरदस्ती होता है, आप कहेंगे भाई बलात् कैसे जबरदस्ती होता है। मान लीजिए आप डीएम हैं, आपकी बात नहीं करूंगा, किसी दूसरे व्यक्ति की बात करता है। पर्सन ए है, पर्सन ए बिलोंग करते हैं एससी कास्ट से, ये बन जाते हैं आगे जाके डीएम। भाई यूपीएससी की परीक्षा पास करते हो, डीएम बन जाते हैं, और सरकार इन्हें कह देती है जी हम आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बना सकते। जी क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक जाति से संबंध रखते हैं, ठीक है। या दूसरा, एक बी व्यक्ति है जो इंजीनियर है, उसे इंजीनियरिंग का काम केवल इसलिए नहीं दिया जा रहा, या डॉक्टर है, उसे डॉक्टरी का काम इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो एक छोटी जाति या निम्न जाति से संबंध रखता है, इसीलिए उसे वो काम नहीं दिया। उसे कहा जा रहा है नहीं, आप अपना पारंपरिक कार्य कीजिए। अब हम सोसाइटी ने एक बेहतरीन डॉक्टर खो दिया, एक बेहतरीन इंजीनियर खो दिया, तो क्या हो रहा है, बलात् मतलब जबरदस्ती, जबरन, है ना। तो समाज, सोसाइटी उसे मजबूर करती है कि आप अपना पारंपरिक कार्य ही करेंगे और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। आगे देखते हैं अपर्याप्त रूप क्या है, क्या कहता है, यह उद्योगों के भीतर आंतरिक समन्वय का अभाव या फिर श्रमिकों का कम उपयोग किया जाता है, जिससे उनके कार्य अर्थहीन हो जाते हैं, उद्देश्य की कमी हो जाती है, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये अपर्याप्त होती हैं, ये पर्याप्त नहीं होती हैं, यानी कि मजदूरों का, श्रमिकों का कार्य कम हो जाता है। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं क्योंकि हम कभी भी अगर समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं होता जिसमें श्रमिकों का या फिर क्षमा चाहूंगा सिद्धांतकारों का आलोचना ना हो। क्योंकि भाई एमिल डर्किम ने भी तो आलोचना की एडम स्मिथ की कि नहीं भाई उत्पादन में दक्षता तो होती है, लेकिन ये चीज आपने ये हिस्सा छोड़ दिया एक समाजशास्त्री के रूप से। तो एमिल डर्किम साहब कहते हैं कि समाज में एकता पैदा करता है, ठीक है ना, सामाजिक एकीकरण की भावना को जागृत करता है, पारस्परिक निर्भरता का स्रोत है। श्रम विभाजन पारस्परिक निर्भरता का सोच है। वहीं पर ही कार्ल मार्क्स ये क्या कहते हैं कि यार ठीक है एकता पैदा करता है, लेकिन श्रम विभाजन जो है अलगाव भी पैदा करता है, शोषण करता है। जो पूंजीपति होता है वो मजदूर का शोषण कर रहा होता है। केवल एकता तो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले वो व्यक्ति उसका शोषण कर रहा होता है, 18-18 20-20 घंटे काम करवा रहा होता है। इस तरीके से पूंजीपति यानी कि बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग दोनों में संघर्ष की स्थिति जन्म ले लेती है। आगे कहते हैं एमिल दुर्किम साहब की आधुनिक समस्याएं जैसे आर्थिक विसंगति जिन्हें बेहतर नियम से सुधारा जा सकता है। जैसे कि हमने बताया था कि भाई अगर 100 लोग एक ही काम को करने लगेंगे तो वो पर्टिकुलर कृषि पर दबाव बन जाएगा, तो उन्होंने अपना खुद का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो एमिल दुर्किम साहब कहते हैं कि भाई समाज जो है आधुनिक समस्याएं, जो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है उसमें नई नई समस्याएं पैदा आती हैं, तो वो अपने आप ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। वहीं पर मार्क्स साहब क्या कहते हैं कि व्यवस्था स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण है और श्रमिकों की कीमत पर पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में खासी कमी होती है। जो
सत्ता है, राज्य है, वो हमेशा पूंजीपतियों के हित में कार्य करता है, उनके लाभ के लिए कार्य करता है। श्रमिकों की कीमत पर, श्रमिकों के कंधे पे बंदूक रखकर उनसे काम करवा करके जो पूंजीपति होता है वो नोट कमा रहा होता है, वो नोट बटोर रहा होता है। दुर्खिम की आलोचना आदिम समाजों को अत्यधिक सरल बनाने में काम करती है ना। लेकिन हम अगर आधुनिक समाज की बात करें तो हमें कुछ डिफरेंट मिलता है, क्योंकि आलोचना हमें क्या होता है, वो बैलेंसेबल रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स ने जो कहा वो सब कुछ सही था या जो दुर्खिम ने कहा वो सब कुछ सही था। दोनों ने अपने अपने कालखंड में जैसी सामाजिक स्थितियां थी वैसा उन्होंने कार्य किया, जैसी उन्हें स्थिति दिखी उन्होंने वैसी राइटिंगें लिखी। तो इसी तरीके से हमारा ये जो आज का लेक्चर है श्रम विभाजन एमिल दुर्खिम का, जिसमें हमने सावयवी एकता को पढ़ा है ना, इस तरीके से हमने आदिम समाज को पढ़ा, श्रम विभाजन के रूप पढ़े है ना, नियम पढ़े है ना। उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा लेक्चर है वो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से कितना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020 में प्रश्न आते हैं दो, यांत्रिक और सावयवी एकता के बीच का अंतर। देखिए आ गया ये वर्ष 2020 में, आधुनिक समाज में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में आप विश्लेषण करेंगे, ठीक है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन के असामान्य रूप की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो दोनों ही प्रश्न किसी ना किसी रूप से पूरे के पूरे सिद्धांत से कनेक्टेड है। तो हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होता है। यदि आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद।